नमस्कार। चलिए आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं और वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति निर्माण के सबसे मुश्किल हिस्से के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। इससे ना आप एक रॉकेट लॉन्च की तरह सोचिए। जैसे एक रॉकेट को धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए शुरुआत में ही अपना सबसे ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारी जो फाइनेंशियल ग्रेविटी है ना, उससे बाहर निकलने के लिए शुरू में गजब की ऊर्जा और संघर्ष चाहिए होता है। ये कोई आम काम नहीं है, बल्कि आपके पक्के इरादे की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और इसी बात पर महान निवेशक चार्ली मंगर का एक बहुत ही बेबाक और मशहूर कोट है। वो कहते थे कि पहला $100,000 कमाना एक बहुत ही भयंकर काम है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। ये बात ना सच में उस भारी मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर को एकदम सही तरीके से बयान करती है जो किसी भी नए निवेशक को शुरुआती दौर में झेलना पड़ता है। ये बस एक नंबर नहीं है, बल्कि ये कड़वा सच है कि पहला बड़ा माइलस्टोन अचीव करना पहाड़ तोड़ने जैसा लग सकता है। लेकिन देखिए, अगर सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो ये पहाड़ तो चढ़ना ही पड़ेगा, है ना? अब देखिए, आपका जो भी लक्ष्य हो, चाहे वो पहला 1 लाख रुपए हो, 10 लाख हो या $1 लाख, बात बिल्कुल वही रहती है। इस पक्के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको सच में अपना बहुत सारा फ्यूल जलाना होगा, ताकि आप उस फाइनेंशियल ग्रेविटी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकें। और पता है, यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। हमें अपनी सुख सुविधाओं की बलि देनी पड़ती है, और वो जो तुरंत खुशी पाने की आदत है ना, उसे खत्म करना सीखना पड़ता है। तो बात सिर्फ नंबर्स या गणित की नहीं है, ये आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने का एक पूरा प्रोसेस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक्टिव इनकम यानी दिन रात की मेहनत से निकलकर एक पैसिव मोमेंटम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी समझने वाली बात ये गणितीय बदलाव है। देखिए, जब हम जीरो से शुरुआत करते हैं और महीने भर की जीतोड़ मेहनत के बाद मान लीजिए सिर्फ 5,000 रुपए ही बचा पाते हैं, तो उस पे मिलने वाला रिटर्न एकदम ना के बराबर लगता है। सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप दूसरे स्टेप में अपने पहले 1 लाख रुपए का माइलस्टोन पार करके उसे इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, तो जादू शुरू होता है। अब आपका पैसा अपनी खुद की एक अलग सेना बनाने लगता है। मतलब अब आपको पैसे के लिए पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अब आते हैं इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत का जाल। ये बेसिकली एक कंज्यूमर और एक इन्वेस्टर के बीच की मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना बहुत ही क्रूशल है। मान लीजिए आपने किस्तों पर कोई महंगा फोन खरीद लिया। आपको लगता है आपने सिर्फ उसकी कीमत चुकाई है? जी नहीं। असल में आपने अगले 10 सालों की वो कंपाउंडिंग और वो आज़ादी दांव पर लगा दी है, जो वो पैसा आपको भविष्य में दे सकता था। सोच कर देखिए, आज की कुछ पल की खुशी के लिए आपने अपने भविष्य की आज़ादी कुर्बान कर दी। ये तस्वीर ना दो बिल्कुल अलग रास्तों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो कंज्यूमर वाला रास्ता है, जहां अमीर दिखने की चाहत में लोग नई कार की ईएमआई ले लेते हैं। इससे होता क्या है? कैश फ्लो रुक जाता है और एक तरह की दिमागी गुलामी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ है मैंगर का रास्ता, जहां एक समझदार इंसान अपना पुराना स्कूटर ही चलाता है, लेकिन उस ईएमआई वाले पैसे को एचडीएफसी या इन्फोसिस जैसी शानदार कंपनियों की एसआईपी में डाल देता है। और यही रास्ता उसे सच्ची आजादी दिलाता है। बचाया गया हर रुपया एक साम्राज्य की ईंट है। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। देखिए, हम सब पर समाज का एक भारी दबाव होता है कि शादी में खूब खर्च करो, महंगे गैजेट्स लो। इस प्रेशर से बचना और विज्ञापनों के लालच में न आना एक नए इन्वेस्टर के लिए अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपकी बचाई हुई हर एक पाइना असल में आपके भविष्य के उस बड़े से महल की एक मजबूत ईंट का काम करती है। चलिए अब बात करते हैं अपनी योग्यता के दायरे की, यानी सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस की। ये गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने का वो तरीका है जिसमें आपको लगातार एक लर्निंग मशीन बनना पड़ता है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि आपको क्या क्या आता है, बल्कि ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं आता। नेपोलियन हिल ने बहुत सही कहा था कि अज्ञानता का सबसे खतरनाक रूप वो है जब हम उस बात को ही नकार दें जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। इसलिए अपनी लिमिट्स को जानना और सेल्फ अवेयर होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ आप किसी अनजान फार्मा कंपनी के शेयर पर जुआ खेल रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने टिप दे दी।
और दूसरी तरफ मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो टीसीएस जैसे आईटी बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझता है और उसका एनालिसिस करता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अपने निवेश को उस दायरे में रखते हैं जिसे आप समझते हैं, तो आप अपनी शुरुआती जमा पूंजी को उन भयानक गलतियों से बचा सकते हैं जो आपकी सालों की मेहनत को एक पल में जीरो कर सकती है। और हाँ, एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अलग-अलग विषयों को जोड़कर एक मेंटल मॉडल का जाल बुनना होता है। जैसे अगर आप साइकोलॉजी और हिस्ट्री को निवेश के साथ जोड़ लें तो नजरिया ही बदल जाता है। साइकोलॉजी का सोशल प्रूफ मॉडल आपको तब अलर्ट करता है जब पूरी भीड़ बेकार पेनी स्टॉक्स के पीछे अंधी होकर भाग रही होती है। वहीं हिस्ट्री आपको याद दिलाती है कि भाई बाजार की हर बड़ी गिरावट के बाद एक बहुत बड़ा उछाल भी आता है। तो इन बातों को समझकर एक एजुकेटेड इन्वेस्टर मंदी में पैनिक नहीं करता, बल्कि वो एशियन पेंट्स जैसी सॉलिड कंपनियों को डिस्काउंट पर खरीदता है ना कमाल की बात। अब आते हैं उस नियम पर जो शायद चार्ली मंगर का सबसे पावरफुल नियम है, निष्क्रियता की शक्ति, या सीधे शब्दों में कहे तो एक बार सही निवेश करने के बाद शांति से बैठ जाने का जादू। कंपाउंडिंग की असलियत थोड़ी कड़वी लग सकती है शुरू में। देखिए, पहले 5 सालों तक तो ग्रोथ का ग्राफ एकदम सपाट रहता है। लिटरली ऐसा लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है। यही वो टाइम है जो आपके असली सब्र की परीक्षा लेता है। लेकिन जो लोग टाइटन या कोटक जैसे अच्छे एसेट्स को खरीदकर शांति से बैठे रहते हैं ना, उनके लिए 10वें साल के बाद यही ग्राफ रॉकेट की तरह सीधे आसमान की तरफ भागता है। सच तो यही है कि शेयर बाजार में बड़ा पैसा हमेशा इंतजार करने में ही बनता है। सोने से बस 3 फीट दूर, ये नेपोलियन हिल की एक बहुत ही फेमस कहानी है जो हमें चेतावनी देती है। ये उन लोगों की ट्रेजेडी बताती है जो बहुत बड़ी कामयाबी मिलने से ठीक पहले ही कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम अपने पहले माइलस्टोन के एकदम करीब होते हैं तो अचानक थकान होने लगती है या लगता है छोड़ो यार अब नहीं हो रहा, बस आपको वहीं टिके रहना है। और इसी बात को मजबूती देता है कंपाउंडिंग का ये सबसे पहला नियम। इसमें कभी भी बेवजह रुकावट मत डालिए। मान लीजिए आपको अचानक कोई नई शौक चढ़ी और आपने अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लिया, तो समझ लीजिए आपने उस कंपाउंडिंग की पूरी रफ्तार को तबाह कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक उड़ते हुए रॉकेट को अचानक वापस जमीन पर खींच लें। सारी मेहनत बेकार। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी किस एक मजबूत नींव पर टिकी है, और वो नींव है आपके ऊंचे नैतिक मानक, यानी भरोसे का एक अटूट जाल। अगर आप इस टेबल को देखें तो रिजल्ट्स का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ आपके हाई एथिक्स हैं जो टाटा ग्रुप या एल&टी की तरह एक परमानेंट वेल्थ और इज्जत बनाते हैं। दूसरी तरफ वो अनैतिक शॉर्टकट्स हैं जो धोखे से कमाए गए पैसे पर टिके होते हैं, एकदम रेत के महल की तरह जो कभी भी ढह सकता है। आपको पता ही है, एक अच्छी रेपुटेशन बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे मिट्टी में मिलने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में आपकी ईमानदारी और लोगों का आप पर भरोसा ही आपके सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। तो आखिर में बात वहीं आती है, पहला माइलस्टोन ही सबसे मुश्किल होता है। अब सवाल ये है कि एक नया निवेशक इस पहले पहाड़ को कब पार करेगा और उस शुरुआती लक्ष्य तक पहुंचने की एग्जैक्ट डेडलाइन क्या होगी। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपना लक्ष्य कितनी मजबूती से तय किया है। वेल्थ क्रिएशन का ये पूरा इंजन उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो अपने वित्तीय रॉकेट को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको इस मुश्किल लेकिन बेहद शानदार जर्नी के बारे में बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा।